बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बजट पे स्पेशल ट्रांसमिशन 92 न्यूज़ की और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के अंदर हुकूमत इस बात का दावा कर रही है कि हम जो बजट बना रहे हैं ये आवाम दोस्त बजट बनेगा। इसमें बहुत से तबकात ऐसे हैं जहां पे रिलीफ दिया जाएगा, उन्हें सब्सिडाइज किया जाएगा और बेहतरी के इम्कानात रोशन किए जाएंगे। हुकूमत ये समझती है कि IMF के साथ हमारी अगर डील ना भी हो तो हमारे पास प्लान बी मौजूद है। वो प्लान बी क्या है? प्लान बी पर अमल दरामद हो तो हमारा मालियाती खसारा कितना होगा, तरक्याती बजट कितना मुख्तस करना होगा, उसके साथ साथ हमें अपने टैक्स नेट के अंदर किस हद तक इजाफा करना होगा, महसूलात का जो हदफ मुकर्रर किया गया है उसको अचीव करने के लिए हमें कौन सी रुकावटें उबूर करना होंगी, पाकिस्तानी अवाम को किस तरीके से मुतमईन करना होगा, सरमायाकारी के लिए बैरूनी सरमायाकारों को किस तरीके से पाकिस्तान में राग़िब करना होगा। ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए हमने आज राबिता किया। हमारे पैनल में आज मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद, माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का। डॉक्टर फ़ारूक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। सर, अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, जिस तरीके से हमारे हुक्मरान हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने जेलों में बैठ के भी मईशत के ऊपर बहुत सी किताबें पढ़ रखी हैं, हमने मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए माजी के तजर्बात से बहुत इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश की है, हमारे वज़ीर ख़जाना बुलंदोबाग दावे भी करते रहे। ये जो सिनेरियो पाकिस्तान में इस वक्त पैदा हो चुका है, जिस हद तक मुल्की मईशत का पहिया जैम हुआ और उसको रवां करने के लिए तगोदो की गई, आपको लगता है कि बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा या ये जो महंगाई का अजाब आवाम के ऊपर मुसल्लत है इसमें मजीद इजाफा नहीं होगा? दो चार सवाल आपने एक ही सवाल के अंदर बंद कर दिए हैं। देखिए, मैं समझा हूँ आखिरी हिस्सा जो था आपके सवाल का वो रिलीफ के हवाले से था। रिलीफ को हम ज़रा सा डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, आम पाकिस्तानी के लिए मैं समझता हूँ चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: आटा, बिजली, गैस, पेट्रोल। जब रिलीफ की बात करते हैं तो क्या हुकूमत आटे की कीमत कम कर देगी या बिजली की कीमत कम कर देगी या गैस की कीमत कम कर देगी या पेट्रोल की कीमत कम कर देगी? तो आटा, बिजली और गैस तो कम होने वाला नहीं है, ये तो हमें पता है। पेट्रोल जो है वो हमने देखा है कि उसकी कीमतें कम की गई हैं। हम तकरीबन 90% अपना पेट्रोल और डीजल जो है वो बैरूनी ममालिक से इंपोर्ट करते हैं और अगर आलमी मंडियों में उसकी कीमत गिर जाती है तो फिर पाकिस्तान हुकूमत के पास भी आप समझिए कि गुंजाइश। देखिए, वो उस पे तो आज की खबर ये है कि सऊदी अरब ने 1 लाख बैरल यौमिया मेरे ख्याल से पैदावार कम करने का ऐलान कर दिया है और उसके बाद आलमी सतह के ऊपर आने वाले दिनों में $100 तक भी कीमत जा सकती। तो फिर आपने जिस रिलीफ का शायद हुकूमत के पास गुंजाइश थी उसको भी आपने आप समझिए कि ख़त्म कर दिया। तो आटा, बिजली, गैस तो रिलीफ नहीं मिलने वाली। पेट्रोल का आप बता रहे हैं कि उसकी कीमत $100 पे जाने वाली है, तो फिर रिलीफ वहाँ भी नहीं मिलेगी। अच्छा, रिलीफ का देखिए एक प्री रिक्विजिट है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास कोई सरप्लस बजट के अंदर होना चाहिए। जो आपकी कॉस्ट है, अगर आपको बिजली की खास कॉस्ट पड़ रही है उसकी उस पर आपने रिलीफ देना है तो आप अपने बजट से निकाल के दे दें। अगर आपने गैस की कीमत कम करनी है और वो कॉस्ट प्राइस से कम करनी है तो बजट से निकाल के दे दें। तो बजट तो आपको पता है कि अभी जो फिगर्स आ रही हैं, जब वजीर ख़जाना साहब नेशनल असेंबली की फ्लोर पे खड़े होंगे तो वो ऐलान करेंगे कि इस साल हमारी आमदन 10,000 अरब की होगी और हमारे अखराजात उसकी थोड़ी देर के बाद बताया जाएगा कि वो 14,000 अरब के होंगे। तो 4 या 5 या 6,000 अरब का तो खसारा होगा बजट के अंदर। तो हुकूमत जब खसारा कर रही है तो फिर ये सोचना कि किसी किस्म की रिलीफ मिल जाएगी, ये बड़ा मुश्किल लगता है। रिलीफ के इम्कानात आपको कम दिखाई देते हैं। डॉक्टर खाकान साहब, आप क्या राय रखते हैं? यही मफरूज़े पे अगर हम बात कर लें, 10,000 अरब हमारी इनकम है, 14,000 अरब हमारे अखराजात हैं, उसके अलावा बैरूनी अदायगियाँ हमको करनी हैं, IMF के साथ हमारी डील नहीं हो पा रही, तो बजट के खदो खाल आप किस तनाजुर में देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान का ये बजट है ना, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन बजट्स जो कभी भी प्रेजेंट हुआ है। इससे मेरा मतलब यूँ है कि जब आप पाकिस्तान का ये बजट प्रेजेंट करेंगे और आप उसके नंबर्स देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो मार्कअप पेमेंट अलोन है उसका हुजम होगा 7500 अरब से लेके 8,000 अरब के दरमियान, डिपेंडिंग कि गवर्नमेंट क्या मार्कअप रेट लेती है फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो 7,500 बिलियन अगर मैं मिनिमम भी लगा लूँ
तो उसको पे करने के लिए मुझे 7500 बिलियन ही अगर फेडरल की कमाई हो तो आई वुड बी ओके। मेरे पास फेडरल की कमाई भी 7500 अरब नहीं होगी। इसका मतलब यूं है कि नेट फेडरल रिसीट्स जो हैं वो मेरे पास 7500 अरब नहीं होंगी, तो मैं बोरो करूंगा कुछ रकम। मेरा ख्याल है ये डिपेंडिंग ऑन अगेन कि वो नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट क्या लेती है, तो बोरो करूंगा मेरा ख्याल है मिनिमम 500 बिलियन या उससे बढ़ के, तो पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपना मार्कअप पे करेगी। उसके अलावा जितनी भी पेमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी, चाहे वो पेंशन्स की हों, डिफेंस की हों, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट हों और बाकी हमारी सारे एक्सपेंडिचर्स, वो बोरोड मनी से है। तो जो बेस्ट एडवाइस है अथॉरिटीज़ को वो ये है कि इन जो सारी आपके हेड्स हैं उनको बढ़ने ना दें बहुत ज़्यादा। ये बेस्ट रिलीफ होगी टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब आप कहेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि बगैर स्पेंड किए हुए कैसे बेस्ट रिलीफ हो सकती है? वो इस तरह हो सकती है कि जब हुकूमत का खसारा कम होगा, जब हुकूमत की स्पेंडिंग कम होगी, तो दो चीज़ें संभलना शुरू हो जाएंगी। नंबर वन, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो संभलना शुरू हो जाएगी, इसलिए कि बहुत बड़ा ताल्लुक इन्फ्लेशन का माली खसारे से, मालियाती खसारे से होता है मुल्क के। और दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ा ताल्लुक, ये जो करंट अकाउंट आप सुनते हैं कि बाहर के खसारे बहुत बढ़ गए हैं और हम IMF के पास जाना पड़ रहा है, करंट अकाउंट बड़ा ख़राब हो गया, इसका भी बहुत बड़ा ताल्लुक मालियाती खसारे से होता है। तीसरी बात यह है कि जब आप मालियाती खसारा अपना कम करेंगे बाय डूइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू, तो आपकी IMF से जो डील है वो शायद उसके कुछ जो आखिरी जिसे आप हुकूमत एक सिंसियर आखिरी कोशिश कर रही है उसमें शायद हुकूमत को कामयाबी हो। अब आप कहेंगे कि अगर ये सब कुछ कर लें और चलें, इस तरह चला ली जाए चीज़, तो फिर हुकूमत रिलीफ कैसे दे? देखिए, रिलीफ जो डायरेक्ट देना है, इस रिलीफ के अलावा कि एक रिस्पॉन्सिबल बजट बनाया जाए, वो बड़ी सादा है, और वो है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पाकिस्तान का प्रीमियर प्रोग्राम। मैंने तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इस पर काम किया। तीनों पॉलिटिकल पार्टी सिंसियर हैं इसको, चाहे वो PPP हो, PMLN हो, PTI हो। PPP ने ये प्रोग्राम बनाया, PMLN ने बढ़ाया, और जो आपकी PTI थी उसने उसको और ऐड किया। उसकी मद में अपने पैसे को इंक्रीज़ कीजिए। ये जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपके जो जानने वाले हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो गरीब हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, वल्नरेबल हैं, गरीब हैं, उनके घर तक पैसे पहुंचेंगे। IMF भी खुश रहेगा इस बात से। सो ये सबसे बड़ी रिलीफ है। दूसरी, तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा दीजिए रिस्पॉन्सिबली, पेंशन्स बढ़ा दीजिए रिस्पॉन्सिबली। और तीसरी रिलीफ मैंने हमेशा कहा है कि 25,000 मिनिमम वेज इज़ नॉट द राइट वेज टू डू, उसको बढ़ा दीजिए रिस्पॉन्सिबली। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आप कुछ ना कुछ सहारा भी दे पाएंगे और कुछ ना कुछ रिलीफ भी दे पाएंगे, और दुनिया को भी ये दिखा पाएंगे कि यू आर अ सेंसिबल रिस्पॉन्सिबल नेशन, जो ना सिर्फ अपने ज़रूरत जिन लोगों को है उनका ख्याल रखती है, बल्कि समझ भी रखती है कि मुल्क की जो माशी हालात हैं उनको चलाना कैसे है। इसके बाद दोबारा जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको टैक्सेशन पे भी अपनी जो ओपिनियन है, चल मैं उस पे वापस आता हूँ आपकी तरफ। हनीफ साहब, अगर देखा जाए आपकी जो इंडस्ट्री थी, इस इंडस्ट्री को बूम आया, लेकिन फिर उसके बाद जितना तेज़ी से बूम आया, उस तेज़ी से, उसके ज़्यादा तेज़ी से हमने गिरावट भी देखी। उसकी बुनियादी वजूहात आप क्या समझते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किस हद तक जो इजाफा हुआ, वो बाइंग पावर लोगों की कम होती गई। बाइंग पावर कम होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी आ सकती थी उसका रुकना, बुनियादी वजूहात क्या समझते हैं? और इस्लाहाती तौर के ऊपर बेहतरी उसमें कैसे आ सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा यासिर आपने सवाल किया कि बुनियादी वजह क्या है कि अभी गिरावट आने की हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप गुज़िश्ता 5 साल पहले चले जाएं तो जो बैंक्स कभी भी हमारी इंडस्ट्री को फंड्स नहीं किया करते थे, पिछली हुकूमत ने, जो PTI की गालिबन हुकूमत थी, उन्होंने बैंकों को मजबूर किया, और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने हर 15 दिन के बाद खुद अपनी चेयर की वो मीटिंग्स तमाम चारों चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ बैठ के, जो आबाद के हमारे नुमाइंदे होते थे, चेयरमैन होते थे, उनके साथ बैठ के, और उन्होंने उनके हल ढूंढना शुरू किए कि आप हमें हल बताएं कि ये इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन की है ये कैसे रिवाइव हो सकती है, कैसे बेहतर हो सकती है।
उसका जब हमने हल बताया तो पिछले प्राइम मिनिस्टर को ये बात समझ आई कि अगर आबाद की बात सुनते हुए हम पॉलिसी साजी करें तो इससे जो वाबस्ता जो 72 इंडस्ट्रीज़ हैं, यकीनन इस एक इंडस्ट्री की वजह से वो 72 इंडस्ट्रियाँ भी चलना शुरू हो जाएंगी। तो उन बातों को सीरियस लेते हुए प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेट बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी कि आप तमाम कमर्शियल बैंकों को ये इंस्ट्रक्शंस दें कि आप अपना 5% जो सरमाया है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर लोन की मद में लोगों को देना शुरू करें। इस तरह से जो मुतवस्सित तबके के लोग थे उन लोगों को अपना अपना घर मिलना शुरू हुआ। जो लोग, क्योंकि पहले आपके इल्म के अंदर होगा कि एक ही इदारा हुआ करता था HBFC, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, लेकिन बदकिस्मती से वो बदहाल हुआ, गवर्नमेंट का इदारा था और वो कामयाब नहीं हो सका और उसने इदारे को बंद होना पड़ा। तो लिहाजा दूसरी कोई वजह नहीं थी कि लोगों को फंड्स मैसर हो सके, एक ही वजह थी या कि बैंक्स जो है तो लोगों को फंड्स दें ताकि लोग वो अदायगियाँ अपने 20 साल में करें। और मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं, जिस तरह मेरे दोस्त ने अभी कहा, तो 25,000 या 40,000 या 50,000 वाला इंसान अपने लिए घर कैसे ले सकता है। तो यकीनन उसके लिए कोई न कोई पॉलिसी साजी होनी चाहिए। या फिर आपके दयार गैर में जितने लोग हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके इस इंडस्ट्री को बूम दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आप ये देखें कि गुज़िश्ता जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई और जब नई हुकूमत आई तो उन्होंने 30 जून को पिछले साल वो तमाम नोटिफिकेशंस ख़त्म कर दिए, रिवोक कर दिए, कैंसिल कर दिए कि जो कि आम आदमी के लिए उससे रिलीफ मिला करता था। अब इस मरतबा इसहाक़ साहब ने हमें ज़रूर बुलाया आबाद को और आबाद से तमाम गुजारिशात की कि आप बताएं कि हम रिलीफ कैसे निकाल सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। तो हमने बताया, वजूहात बताई हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर आप रिलीफ नहीं देंगे और जो इस टाइम पे महंगाई का जिन है, हमारी तमाम चीज़ों के अंदर आप देखें कि गुज़िश्ता एक साल के अंदर तकरीबन 100% इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। अगर आप स्टील को देखें, आप सीमेंट को देखें, आप टाइल्स को देखें या जितना इंडस्ट्रियल मटेरियल है हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, वो सारे का सारा तकरीबन 100% बढ़ गया है। लेकिन जब आप बाइंग पावर देखते हैं तो इस हुकूमत में बदकिस्मती से बाइंग पावर बहुत कम हो चुकी है। तो लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए अब बार्टर ट्रेड की जो पॉलिसी दी है, जो इसहाक़ साहब को हमारी बात समझ आई है, अगर ग्लोबली एक चीज़ सस्ती मिलती है तो हम यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो कई इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने जो कार्टेलाइजेशन की हुई है, जो कार्टेल बनाए हुए हैं आपस में, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री है, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, उनकी कार्टेलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए जो कंपटीशन कमीशन और पाकिस्तान ने अपना रोल अदा करना था वो बदकिस्मती से वो अपना रोल अदा नहीं कर सके। तो इस वजह से हमने उन्हें ये कहा कि आप बार्टर ट्रेड करें, जो आपके बराबर जो मुल्क हैं जैसे ईरान है, वहां से बहुत सारी चीजें ये बार्टर ट्रेड के ऊपर मैं वापस आता हूं। बार्टर ट्रेड के ऊपर मैं वापस आता हूं कि बार्टर ट्रेड में पाकिस्तान क्या ऑफर कर सकता है और मुतबादिल पाकिस्तान को क्या कुछ मिल सकता है, हमारे पास सलाहियत क्या है। डॉक्टर फारूक साहब, अगर रिलीफ के कैनवस को जरा वसी कर लूं, हमारे मुल्क में सैलाब आया, सैलाब से तबाहकारियों के बाद हमारे मुल्क के जितने भी वज़रा थे, बशमूल वज़ीर आज़म, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये बावर करवाने की कोशिश की कि नुकसान जो हमारा हुआ है ये आप लोगों की वजह से हुआ है। वो यकीन दहानियाँ करवाई गई, पैसा पाकिस्तान में नहीं आया। उस सब के बाद पाकिस्तान की सैलाब की तबाहकारियाँ, फिर प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन और उसके अलावा गैर मुस्तहकम पॉलिसीज़, इम्पोर्ट के लिए ज़र मुबादला का कम होना, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप समझते हैं कि डॉक्टर खाकान साहब और हनीफ साहब जो बात कर रहे हैं कि हमें तनख्वाहों में इजाफा कर देना चाहिए, रिलीफ पेंशन की मद में देना चाहिए, ये पाकिस्तान की इस्तात है और दिया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, उसका काम बिजनेस करना नहीं है। उसका काम ये नहीं है कि तनख्वाहें बढ़ानी है या तनख्वाहें कम करनी है। ये ओपन मार्केट का काम है। सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाने से तो मजीद इन्फ्लेशन आ जाएगी। इन्फ्लेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है। बुनियादी जो बीमारी है जो आगे 100 और बीमारियों का को जन्म देती है, वो बजट का खसारा है। क्योंकि जब बजट का खसारा होता है तो फिर हुकूमत नोट छापने जाती है। जब नोट छपते हैं तो महंगाई होती है। जब नोट छपते हैं तो रुपए की कदर आलमी मंडियों में डॉलर के सामने गिरती है। जब रुपए की कीमत गिरती है तो फिर मजीद महंगाई हो जाती है। जब हुकूमत बजट का खसारा करती है तो फिर वो भागती है बैंकों के पास उधार लेने के लिए। जब वो बैंकों के पास उधार लेने जाती है तो फिर जो शराइ सूद है वो आसमान से बातें करने लगती है। जब हुकूमत बैंकों के पास से सारा माल उधार ले लेती है तो फिर प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ नहीं बचता। जब प्राइवेट सेक्टर के उधार नहीं मिल पाता
तो फिर वो एक्सपेंड नहीं कर पाते, वो अपना बिजनेस नहीं कर पाते, फिर नौकरियां गायब हो जाती हैं। सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे पास हल क्या है डॉक्टर खाकान साहब? जिस तरह डॉक्टर फारूक साहब ये राय रख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अगर देखें तो इसकी जड़ तो कुछ और है। अगर हम तनख्वाहें बनाएंगे तो इन्फ्लेशन में मजीद इजाफा होगा। अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ये तवानाई के सेक्टर के बहरान पे काबू पाने के लिए हुकूमत के पास एक ये भी ऑप्शन है कि रात 8 बजे तक तमाम बाजार बंद कर दिए जाएं। अब इसके ऊपर माजी करीब के अंदर हमने बहुत सा एहतजाज भी होते देखा, दूसरी तरफ से बगावत का उनसर पैदा होते देखा। आप समझते हैं कि ये वाली पॉलिसी जो है ये किसी हद तक ओवरकम कर सकती? जी, सवाल मुझसे कर रहे हैं? डॉक्टर खाकान साहब से किया। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं कहूँ कि हमें नहीं करना चाहिए। कंजर्वेशन के मेजर्स ज़रूर लेने चाहिए थे पाकिस्तान को। मतलब एक साल बाद वहीं खड़े हैं कि नहीं ले सके। कंजर्वेशन का मतलब जो है वो दुनिया भर में, अगर जब एक कमोडिटी सुपर साइकिल आया था तो यूरोप ने भी बड़े मेजर्स लिए थे कंजर्वेशन के। अगर आप दुकानें सुबह जल्दी खोल लेंगे और शाम को जल्दी बंद कर देंगे तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो जाएगी। और किसी का ये कहना कि हमारा कारोबार ख़त्म होता है, मतलब तेल देने के पैसे नहीं हैं, इंपोर्ट्स को आधा किया हुआ है, और आप मुझे अगर सिर्फ कोई यही कहे कि जी हमारा कारोबार ख़त्म होता है, जब मुल्क जो है वो इस दहाने पे खड़ा है कि डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ा हुआ है, हमारे पास सप्लाई ऑफ डॉलर्स है नहीं है, इंपोर्टेड एनर्जी पे डिपेंडेंट है। मतलब आई वुड नेवर बी एबल टू इवन अंडरस्टैंड दिस थिंग। मतलब बहुत बड़ी कंजर्वेशन करनी चाहिए थी, तेल के बिल में बहुत बड़ी कमी करनी चाहिए थी। दैट्स द सेंसिबल वे टू डू इट। आपके घर में इनकम अगर कम हो जाए तो आप कंजर्वेशन ही करेंगे ना, ये कहेंगे कि 2 AC की बजाय 3 चलाना शुरू कर दें। सो वन इज़ वेरी क्लियर। बट ये तो देखें जुज़वी बातें हैं। असल बात तो जैसे अब आगे चलें, असल बात क्या है? असल बात यह है कि आपने ये फैसले करने हैं कि आपने खुद कमा के अपने घर को चलाना है या बोरोड मनी पे ज़िंदगी काटनी है। अब इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब बड़ा क्लियर है कि आप ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लेना है कि नहीं लेना है, इसका फैसला आपने करना है। सही। 20% आपकी जो पूरी इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर है, आप उससे नहीं टैक्स कलेक्ट करना चाहते कि प्रोविंसेस करेंगी तो फिर प्रोविंसेस कर लें, वो भी नहीं करती। फिर आगे चलें, आपने वेल्थ टैक्स ख़त्म किया, फिर एक दुनिया भर एक उसकी जगह टैक्स लगाती है जिसको इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं, आप नहीं लगाना चाहते, ये भी आपकी मर्जी है, इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं। तो अभी टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ। प्रोग्रेसिविटी इन टैक्सेशन आपने नहीं रखी हुई अपने मुल्क में। अब इसकी डिटेल में जा सकता हूँ मैं, बट आई एम टेलिंग यू कि ये जो प्रोग्रेसिविटी का कॉन्सेप्ट है ये मिसिंग है पाकिस्तान में, आप वो कर लें। फिर आपके रिटेलर्स हैं मुल्क में, मेरा ख्याल है 22 लाख रिटेलर है, 30,000 इनकम टैक्स के ब्रैकेट में है। ये फैसला भी आपने करना है। क्यू ब्लॉक में जब भी टेबल पे बैठ के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हमने ये फैसला किया, ऑपोजिशन आती है, हम उसको वापस ले लेते हैं। अभी लास्ट गवर्नमेंट ने भी ये, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी ये कोशिश की थी। अब ये भी फैसला आपके रिटेलर्स और होलसेलर्स ने करना है ना, कि अगर वो नहीं देना चाहते टैक्स, फिर हम इस तरह की कैटेगरीज बनाते हैं। नॉन फाइलर की कैटेगरी, नॉन फाइलर क्या चीज़ होती है? There is nothing called non-filer. That means कि Yasir is not paying tax. I can't bring him in the tax bracket, so I'll charge him extra tax because ये तो मेरा failure है कि मैं यासिर को टैक्स की कैटेगरी में नहीं ला सकता। So ये फैसला भी आपने करना है। अब आप आगे चलिए, इससे आप लैंड टैक्स आपको लगाना चाहिए। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ जो चोरी करता है उसको सहूलत फराहम की जाती है। लाइन लॉसेस पे जो करते हैं वो उसमें मुलव्वस ही नहीं होते, वो भरपाई दूसरे लोगों से होती है। ये तो हमारा निज़ाम है। मैं डॉक्टर खाकान साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। हनीफ गौहर साहब, आपने बात की बार्टर ट्रेड सिस्टम के हवाले से। बार्टर ट्रेड सिस्टम में हम ऑफर क्या कर सकते हैं, ये बुनियादी तौर पे सवालात है। हमारे यहाँ हम गंदम में खुद कफील थे, हमें इंपोर्ट करना पड़ गई। धागा हमारा पूरी दुनिया में जाता था, हमें इंपोर्ट करना पड़ गया। कपास की पैदावार गांठें उसकी क्या होती थी, अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, सैलाब के बाद हमारी सूरत हाल क्या है। इस सारे मामले के अंदर स्टील में हम किस हद तक तबाही का शिकार हुए। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्या ऑफर कर सकता है? हमें तो ये सुनने में मिला कि पाकिस्तान स्टील ऑफर करेगा, गंदम ऑफर करेगा, कपास ऑफर करेगा। क्या इसकी सलाहियत हमारे पास है? देखें यासिर साहब, मेरे ख्याल से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चावल के अलावा कोई ऐसी प्रोडक्ट और नहीं है। जी जी हनीफ साहब, आवाज आ रही है? हेलो, मैं जी अब आ रही है आवाज। जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जो हम ये समझते हैं कि जैसा आटा या बाकी चीज़ें आपने कही, तो वो तो यकीनन हमारे पास इतना वाफर मिकदार में नहीं है कि हम शायद बार्टर कर सकें।
और वो अभी भी इलीगली तौर पे, ये मैं समझता हूँ कि हमारे ब्रदर मुल्क अफगानिस्तान ज़्यादा जाता है, लेकिन अगर वो रेगुलेट हो जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा जो जा रहे हैं वो हमारे चावल जा रहा है ईरान, क्योंकि जो अरब ममालिक हैं वहाँ पर आपको इल्म के अंदर है कि चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो खुसूसन हम जितना ट्रेड कर रहे हैं बार्टर ट्रेड, ये SRO तो अभी निकला है हमारे कहने के बाद, हमारी मीटिंग के बाद, लेकिन अगर कुछ अरसे पहले भी आप देखें तो यहाँ से कोयटा के जितने व्यापारी हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, वो ज़्यादातर जो है तो एक्सपोर्ट जो करते थे ईरान बार्डर के ज़रिए, वो चावल भिजवाते थे और वो वहाँ से उसके अगेंस्ट में या पिस्ता बादाम या बाकी चीज़ें या दूसरी चीज़ें टाइल्स वगैरह लेकर आते थे। तो अब जो है ईरान के साथ एक ऑफिशियली हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा कि जिस तरह ईरान में हम ये चीज़ें भिजवा रहे हैं, और ईरान में अगर ऑयल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है, तो हमारे पास तो पेट्रोल खरीदने के लिए इस वक्त आपके इल्म के अंदर है कि डॉलर्स नहीं है, ज़र मुबादला नहीं है, लेकिन पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि उसके अलावा, उसके बगैर हमारी इकॉनमी रुक जाएगी, हम सिस्टम पे रुक जाएंगे। तो गालिबन उन चीज़ों को सामने देखते हुए मैं समझता हूँ कि शायद अब जो ऑयल है उसके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी, या दूसरी जो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये तकरीबन 50,000 से 1 लाख रुपए का सिर्फ स्टील का फ़र्क है इस वक्त ईरान में। जो यहाँ पर आपका स्टील मिल रहा है इस वक्त 2.25 लाख रुपए का रेट है स्टील का। और मैं समझता हूँ कि ईरान से हम बाइंग करके लेकर आएंगे एज अ बार्टर ट्रेड, हमें 1 लाख रुपए कम में मिलेगा। तो जो ये हमारा प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का, या जो आम आदमी का जो प्रॉब्लम है कि वो परचेजिंग नहीं कर सकता, खरीदारी नहीं कर सकता अपने लिए मकान या फ्लैट, तो शायद अगर ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नीचे आ गई तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद ये करते हैं कि एक आम आदमी बेहतरी के आसार भी नुमायां हो सकते हैं। डॉक्टर फारूक साहब, मुझे तो ब्रेक के बाद इस अहम मामले के ऊपर गुफ्तगू करना थी, लेकिन आपने ब्रेक से पहले चले जाना है। एक अहम इशू ये है कि पाकिस्तान की 95% जो आबादी है वो टैक्स पे करती है, लेकिन उसमें फाइलर कितने और नॉन फाइलर कितने, ये एक सवाल है। एक तरफ डॉक्टर खाकान साहब कहते हैं कि नॉन फाइलर कोई कैटेगरी नहीं होती, हमारे यहाँ 95% लोग टैक्स पे करते हैं, बिल वास्ता या बिला वास्ता। दूसरी बात ये कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो 50% कारोबार की डॉक्यूमेंटेशन ही मौजूद नहीं है। अगर डॉक्यूमेंटेशन कर लें तो उससे क्या बेहतरी के आसार नुमायां हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स पे करता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान इज अंडर टैक्स। पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जिसकी क़यादत जो है वो मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी ये नारा लगाती है कि पाकिस्तानी टैक्स चोर है। मैंने और किसी क़यादत में, किसी मुल्क में ये चीज़ उनकी क़यादत से नहीं सुनी। देखिए, मेरे नज़दीक मामला टैक्स का नहीं है। आज से 12-13 साल पहले आप बजट निकाल के देख लीजिए, जो टैक्स का तखमीना हुआ करता था, जो हुकूमत की तवक्को हुआ करती थी, वो 1500 अरब की थी, और आज हुकूमत हमें बता रही है कि वो 10,000 अरब का टैक्स इकट्ठा करने चली है अगले बजट के दौरान। तो टैक्स तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। टैक्स इज नॉट द इशू, इशू है हुकूमती अखराजात का। आज से 12-13 साल पहले 2,500 अरब का हुकूमती अखराजात आया करते थे, और इस बजट में सुनाई दिया जा रहा है कि 14,000 अरब के हुकूमती अखराजात आ रहे हैं। जिस रफ्तार से हुकूमत के अखराजात बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तानियों का टैक्स क्या, उनका खून भी चूस लें तो ये अखराजात पूरे नहीं हो पाएंगे। टैक्स इज नॉट एन इशू। हम फोकस किए रखते हैं टैक्स के ऊपर कि ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना है और किस तरह किया जाए, फाइलर कौन है, नॉन फाइलर कौन है। टैक्स इज नॉट एन इशू, इशू इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी हुकूमती अखराजात इशू हैं, हुकूमत अपने अखराजात के ऊपर काबू पा ले, उसके हजम को कम कर ले तो बेहतरी कुछ निकल सकती है। बसूरत दीगर जितना मलबा आप बढ़ाते जाएंगे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, उतना बढ़ाते जाइए, वो मलबा सारा आवाम के ऊपर रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब इस हवाले देने के लिए। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर खाकान नजीब साहब और हनीफ गौहर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इन इश्यूज़ के ऊपर मजीद बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी ग्रोथ क्या रहेगी? शरह नमू में इजाफा, उसमें कमी, उसका इस्तेहकाम, ये किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है? टैक्स निज़ाम के ऊपर हमने बात की, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात की, ये किस हद तक ज़रूरी है या फिर ये कोई मुद्दा ही नहीं है, और बहुत से मसाइल हैं। डॉक्टर खाकान साहब, आप क्या समझते हैं? वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान इकॉनमी टू ग्रो बाय 2%, जबकि पाकिस्तान ने हदफ रखा है 3.5% का। अब
आपकी नज़र में मौजूदा सूरत हाल, IMF की डील ना होना और उसके बाद बजट की तश्कील और फिर अगला साल, ये मालियाती खसारा कहां तक पहुंचेगा और ग्रोथ हमारी कहां तक रुकेगी? देखिए, एक तो ये बात है कि पाकिस्तान में सबको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत को ये ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है कि IMF के बगैर कोई और रास्त नहीं है जिससे हुकूमत जो है ये वक्त गुजार सके अगस्त 15 तक भी। पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $4 अरब के करीब हैं। पाकिस्तान ने $4 अरब के करीब ही मार्कअप और डेट की मद में पिछले ये जून के महीने में और मई के एंड में अगर थोड़ा सा टाइम देखें तो पेमेंट्स करनी है। इसमें ज़रूर चाइनीज़ रोल ओवर्स हैं, रीफाइनेंसिंग है, कुछ पैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह से आने हैं, बट इट्स अ टफ कॉल। और फिर जब आप चले जाएंगे फर्स्ट क्वार्टर में, अगर आप कम ज़र मुबादला से एंटर करेंगे तो डिफ़िकल्टी होगी, रुपए पे प्रेशर रहेगा। इसलिए बेहतरीन जो रास्ता है वो हमेशा यही था कि IMF हो जाए। अगर 9th और 10th रिव्यू इकट्ठा करके हो जाता है, स्टिल गुड। नहीं होता तो बहुत प्रेशर रहेगा और वी ऑल विल बी वेरी कंसर्न। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि बजट आपका डॉक्यूमेंट है। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान अपना प्लान दे, कोई रोक नहीं रहा हमें अपना प्लान देने से, कोई रोक नहीं रहा कि मैंने जिन सेक्टर्स का जिक्र किया उनको टैक्स करने से, कोई नहीं रोक रहा कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें। अगर ये सब चीज़ें करेंगे और एक रिस्पॉन्सिबल बजट देंगे तो फिर देखते हैं कि IMF होता है कि नहीं होता, और फिर किस तरह नेक्स्ट ईयर क्रॉप्स आती हैं, एग्रीकल्चर कैसे चलता है और डॉलर्स का इनफ्लो कैसे होता है, इंडस्ट्री कितनी चलती है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान का GDP ग्रोथ का टारगेट है उसका जो रिलेशनशिप है वो इन सब चीज़ों से डिटर्मिन होता है। ये सब चीज़ें जो हैं आई थिंक दे स्टिल रिमेन ओपन बिकॉज वी डोंट हैव clarity on them as a country. Even the government is looking for clarity कि फंड का प्रोग्राम होता है नहीं होता। बाकी चीज़ें जो हैं, अगर फंड का प्रोग्राम नहीं होता तो फिर बाकी कंट्रीज कैसे सपोर्ट करती हैं, फिर एक इकोनॉमी के अलावा जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन है वो कैसे होगा, केयर टेकर्स का टाइम कैसे गुजरेगा। It can't be an ordinary caretaker setup. So it really depends on all these things. बहुत I think tough times हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक, डॉक्टर खाकान साहब, आप क्या समझते हैं, हमें हकीकत पसंदाना होकर बजट तश्कील देना चाहिए या फिर मौजूदा जो हुकूमत है, हकीकत पसंदाना से मुराद ये है कि हमारे ऊपर कितनी मुश्किलात हैं और कितनी मुश्किलात के बाद हमें क्या कुछ करना है। दूसरी बात ये है कि मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबात भी इसी साल है, तो इसी साल अगर इंतखाबात को देखते हुए हम बजट तश्कील देते हैं तो वो फिर मुख्तलिफ होता है हकीकत पसंदाना से। अगर वो दिया जाता है तो फिर मुश्किल क्या हो सकती है? देखिए, हकीकत पसंदाना बजट जो है उसका ताल्लुक तो इसी चीज़ पे है कि अब आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कीजिए, आप एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म कीजिए, आप SOEs का जो पैसा है सब्सिडीज़ में जो जा रहा है उसको टारगेटेड कीजिए, आप अपने जो खर्चे हैं रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट को उस पर उनको कम करने की कोशिश कीजिए, जो आपके सब्जेक्ट्स नहीं हैं वो प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कीजिए। ये वो डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं जो हुकूमत को लेने पड़ेंगे। डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने के लिए आपको बहुत ही एक सोच विचार, रिसर्च और वो फैसले करने पड़ते हैं जो टेक्निकली ठीक हों। अनफॉर्चुनेटली मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का जो कलीदी मसला है इकॉनमी को ठीक करने का, उसका सबसे बड़ा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक गवर्नेंस से है। इसका मतलब ये है कि क्या सलाहियत है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, प्राइवेटाइजेशन की, एनर्जी की, ये सब कुछ ये डिटरमिन करेगा। ठीक, यानी हम अपने जो सरकारी इदारे हैं क्या उनको निजी कर सकते हैं, बाद हम इस्लाहात में किस तरफ तवज्जो देते हैं, फिर उसके बाद हम आम आवाम के लिए कितना सोचते हैं, फिर उसके बाद हमने जो बैरूनी कर्जे अदा करने हैं उसके लिए हमें मैकेनिज़्म क्या तश्कील देना है, ये बेहद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, गौहर हनीफ साहब, हनीफ गौहर साहब और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बजट ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।